morning student. Welcome to SJI online class 7 हिंदी पार्ट 2 वीर वंदा बैरागी। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पार्ट 2 वीर वंदा बैरागी नामक कहानी को आपको पढ़ करके समझाया। आज मैं आपको इसी पार्ट के आगे के भाग को पढ़ करके समझाऊंगी। वीर वंदा बैरागी हमारे भारत का एक ऐसा सेनानी है, एक ऐसा महान पुरुष है जिसको हम आज भी स्मरण करते हैं। उन्हीं की जो जीवन है, किस प्रकार से उन्होंने भारत को स्वतंत्रता संग्रामी के साथ मिलकर के आजादी के पथ पर अग्रसर किया, इसके बारे में इस पाठ में बताया जा रहा है। आगे का पाठ है पेज नंबर 9। बच्चों, ध्यान पूर्वक आप इसको पढ़ेंगे व समझेंगे। इस प्रकार बैरागी ने 8 साल तक युद्ध किया और शत्रु से बदला लिया। सन 1716 ईस्वी में हिमाचल के राजा उदय सिंह को पुत्री से विवाह किया। विवाह के उपरांत भी उन्होंने धर्म युद्ध जारी रखा। जब दिल्ली के बादशाह फतेह शाह ने देखा कि बंदा ने पंजाब में अपनी शक्ति बढ़ा ली है और कुछ छोटे छोटे क्षेत्र फतह कर लिए हैं, तो बादशाह को भय हुआ कि कहीं बैरागी दिल्ली पर हमला ना कर दें। इस भय को दूर करने के लिए उसने अपने दरबारियों को बुलाया और कहा कि जो बैरागी को पकड़कर लाएगा उसको जागीर दी जाएगी। लेकिन किसी की हिम्मत ना हुई कि बंदा बैरागी को पकड़ सके। अंत में यह निश्चय हुआ कि बैरागी के साथियों में फूट डाली जाए। फूट डालना अर्थात फूट डालना अर्थात अलग कर देना, अलग कर देना। फूट डालेंगे तो उनकी जो शक्ति है, आपस में जो शक्ति है वह कैसी है, अलग हो जाएगी। जैसे जब हम अपने हाथों की उंगलियों को इस तरीके से बांधते हैं तो हमारे हाथों में शक्ति ज्यादा आती है, और जब यही हाथ खोल देते हैं तो शक्ति भिन्न भिन्न हो जाती है। उसी प्रकार से इसमें समझाया गया कि उनके जो साथी हैं, जो उनकी एकता है, सबसे पहले उनमें फूट डाली जाए, उन्हें अलग किया जाए। इस षड्यंत्र में फारूक शाह बैरागी और उनके साथियों में फूट डालने में सफल हो गया, अर्थात उन्हें अलग करने में उसने सफलता हासिल कर ली। बंदा के कुछ साथी उनसे अलग हो गए और उन्होंने बादशाह से मिलकर बंदा की शक्ति को कमजोर कर दिया। बैरागी ने उन्हें बहुत समझाया कि बादशाह तुम्हें धोखा दे रहा है और वह तुम्हारा वध भी कर सकता है। इससे देश को भारी क्षति होगी। क्षति का अर्थ होता है नुकसान होना। क्षति का अर्थ होता है नुकसान होना। परंतु वे लोग और लालच के जाल में फंस चुके थे। इस हरकत से देश को भारी हानि हुई। वीर बैरागी का बनाया काम बिगड़ गया। शक्ति क्रम होने के कारण बैरागी पकड़ लिए गए और उनको दिल्ली में कैदी बनाकर लाया गया। उन्हें अनेक कष्ट दिए गए, यहाँ तक कि उनके बच्चे का कलेजा निकालकर उनके मुंह में ठूंस दिया गया। लेकिन बंदा ने मुंह में उफ तक ना की और ना उनके पैर डगमगाए। जहाँ पर वीर योद्धा, सन्यासी, तपस्वी और बैरागी थे, वहीं देश तथा समाज के सुधारक भी थे। उन्होंने सरहिंद को फतह करके लोहगढ़ की राजधानी बनाया। तत्कालीन इतिहासकारों ने उन्हें एक वीर योद्धा माना है।
उन्होंने देश को विदेशी हुकूमत से आजाद कराने के लिए जैसे को तैसा वाली नीति पर चलकर जालिमों से बदला लेते हुए जीवन भर संघर्ष किया। भारत माँ की इस सपूत ने सदैव धर्म युद्ध किया। उन्होंने जो रास्ता अपने लिए निर्धारित किया उस पर अंत तक चलते रहे। बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी उन्होंने अपने लक्ष्य प्राप्त करने का मार्ग को कभी नहीं त्यागा। इतिहास साक्षी है कि उन्होंने भक्ति मार्ग और राजमार्ग को अपनाया तथा भारत की गुलामी की जंजीरों को काटते हुए अपना संपूर्ण जीवन न्यौछावर कर दिया। उन्होंने अपने 740 साथियों के साथ दिल्ली के चांदनी चौक में अपना एक एक अंग कटवाकर अपना और अपने साथियों का जीवन देश के लिए बलिदान कर दिया। उनके जीवन के बलिदान से राष्ट्र में एक नई जागृति आई और आत्मसम्मान एवं आत्म गौरव की चेतना जागी, जिससे प्रेरणा पाकर देशवासी स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी बने। परिणाम स्वरूप सन 1757 ईस्वी की प्लासी की लड़ाई से लेकर 1857 की क्रांति का संग्राम स्वतंत्रता संग्राम ने विकराल रूप धारण कर लिया। इसके पश्चात विदेशी मुगल शासक जहां 1757 ईस्वी में समाप्त हो चुका था, वहां 1857 में अंग्रेज शासन भी हिल गया। यह बंदा की प्रेरणा का ही परिणाम था कि 1857 से 1947 ईस्वी तक स्वतंत्रता की क्रांति का दौर चला और देश स्वतंत्र हुआ। इस वीर पुरुष ने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों सिद्धांतों पर चलकर अपना जीवन सार्थक किया। धर्म मर्यादा के बंधन में बुद्ध होकर एवं परंपरा को आगे बढ़ाया। धर्म के कटीले धरातल पर पांव रखकर चलने से जो पीड़ा उन्हें हुई, उसे वीर बंदा बैरागी ने धैर्य से सहा। धार्मिक प्रवृत्ति होने के कारण इस वीर पुरुष ने धर्म और धैर्य रूपी अग्निकुंड में अपना जीवन होम कर दिया। उस होम में अग्नि रूपी ज्वाला की लपटें आज भी दिखाई देती हैं। वीरों में वीर बंदा अग्रण्य है। अग्रण्य का अर्थ होता है आगे बढ़ना, आगे बढ़ना। अर्थात वह आगे बढ़े और धार्मिक प्रवृत्ति होने पर इस वीर ने धर्म, धैर्य, अग्निकुंड में अपना जीवन होम कर दिया। अग्नि की ज्वालाओं की लपटों में आज भी वे दिखाई देते हैं। हृदय में राष्ट्रभक्ति और धर्म की प्रबल तरंगे तरंगित होती रहती थी। तो यवनों के दुराचारों से त्रस्त भारत का उद्धार करने के लिए वे संपूर्ण जीवन कटिबद्ध रहे। उनका उद्देश्य महान था। तुच्छ व्यक्तिगत स्वार्थों से वे सदैव कोसों दूर रहे। अर्थात इस पाठ में शिक्षा मिली है कि जो वीर बंदा बैरागी हैं, उन्होंने किस प्रकार अपने जीवन के सुख को न्यौछावर करते हुए भारत माँ के लिए अपना जीवन होम कर दिया। थैंक यू स्टूडेंट्स। Hello student, have a pleasant morning to one you all. I really welcome you student on this video lecture class. Student, this class is for class 7, subject English literature and the topic Allegiant Veer Savarkar. Student, the first chapter Allegiant Veer Savarkar, it was completed yesterday. So today we will discuss some exercises related to this chapter. Student, Allegiant Veer Savarkar. The chapter was purposely related to Savarkar. The central figure was Savarkar,
and his lifestyle and what he did for the freedom of this country and his revolutionary changes, his revolution against the British government of India, whatever he did in India, in and whatever he did when he was in other places. So through this chapter, in whole chapter, we have seen there is a discussion of the Regent Veer Savarkar. So we have done that chapter thoroughly. So today we will discuss exercise related to this one. The first exercise, and that is given in page number 5. So student, open your book, page number 5. Page number 5. The first one is tick the correct option. Tick the correct option. Right? The multiple choice is there. 4 options are given here. The student, you have to tell the correct option. Savarkar lost his father during the plague of. During the plague of, you have to fill here the correct year. 1896, 1898, 1899 and 1897. So the correct option will be 1899. The correct option will be 1899. The second one, in June 1906, Veer Savarkar dash for London to become barrister. The first option is out, second one is missed, the C is gone and the D is left. So the correct option will be left. The correct option will be left. Second one, left. The third one, Savarkar was arrested in dash on March 13, 1910 and sent to India. What will be the correct option? The first one is Ratnagiri, second one Nasik, C is London and D is England. So what will be the correct option? The correct option will be London. The correct option will be London. Here the place of the country is written, so the first letter should be in capital. The second one, fourth one, the Hindu Mahasabha opposed creation of. The Hindu Mahasabha opposed creation of dash. You have to fill the correct word here. The first one is Hindustan, the second one is Hyderabad, and C option Pakistan, and the D option Aurangabad. So student, what will the correct option over here? The correct option will be Pakistan. The correct option will be Pakistan. So the fourth one will be the Pakistan. Fine. Now, the fifth one. The fifth one is this. On May 2nd, 1921, Savarkar was moved to Ratnagiri jail and from there to the dash Yerwada jail. The correct option will be Yerwada. The correct option will be Yerwada. The correct one will be here, Yerwada. Fine. So these are the correct option. You have to fill these options on your book. The gap is given. And the second one, write true or false. The exercise B is write true or false. Exercise B, true or false. The first one. The first sentence. In 1902, Veer Savarkar joined Fergusson College in Nasik. So that is the correct. That is the true option. The second one, the British government withdrew Veer Savarkar's BA degree. This option is also true. Second option is also true.
The third one, in June 1906, Veer Savarkar left for England to become barrister. Here its option is false because there must be left for London, so it's false. The fourth one, Veer Savarkar died on Feb 26, 1966 at the age of 83. This option is also true. So the fourth one is true. The fifth one, Savarkar was arrested in France on March 13, 1910 and sent to London. This option is also false. So student, this is the true-false exercise. Then number C is given FID. Fill in the blanks. Exercise number C, fill in the blanks. Fill in the blanks. The first one is Savarkar lost his father during the plague of 1899. Savarkar lost his dash during the plague of 1899. So you have to fill here father. Second one, in dash, Veer Savarkar joined the Ferguson College in Pune. Fine. So what will be the correct option over here? The correct option will be 1902. 1902. The third one, in Ratnagiri jail, Savarkar wrote the book. In Ratnagiri jail, Savarkar wrote the book. And what was the name of the book? The name of the book is Hindutva. Hindutva, the book that he has written. And number fourth one is, in dash, Savarkar founded the Abhinav Bharat Society. Where he founded the Abhinav Bharat Society? In Pune. Pune. And the fifth one, he was indicted by the government of India in the dash assassination case. In the dash. So the correct option will be, you have to fill over here Mahatma Gandhi. You have to fill over here Mahatma Gandhi's. Okay student, so these are the exercises. The first one is correct option, the multiple choice is there. The second one is true false. The third one is FIB. Then after, question answer is given, oral question answer and short question answer is given to you. So the PDF of the question answer will be given to you, and we will continue the next chapter in next class. So I think it's enough for you. Thank you and have a nice day to one you all. Myself, Rakesh Kumar, maths teacher of Shivaji Group of Institution. मैथ क्लास में 7th क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, पिछली क्लास में आपने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया था। इस क्लास में चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 2 है आपका परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं। परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं ज्ञात करने के लिए हमारे पास कुछ प्रगुण या नियम आएंगे। जैसे पहला नियम है समवरक नियम। समवरक नियम, समवरक नियम, समवरक नियम किसे कहते हैं? समवरक नियम वह है जिसमें किन्हीं दो परिमेय संख्याओं का योगफल या गुणनफल सदैव एक परिमेय संख्या ही होती है। तो फिर से पूछो एक बार, समवरक नियम, दो परिमेय संख्याओं का योग
सदैव एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। जैसे में 5 + 3 अगर करते हैं तो बराबर 8। ध्यान दें, 5 एक परिमेय संख्या है और 3 भी एक परिमेय संख्या है। अगर इनको दोनों का योग करते हैं तो 8 एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। अब परिमेय संख्या चूंकि भिन्न के रूप में ही ज़्यादातर संख्याएं लिखी होती हैं, तो अब हम इनमें से इसका एग्जाम्पल कह सकते हैं। जैसे 1/5 और +1/3 बराबर, इसको सॉल्व कर दें। जो सॉल्व, ये भी एक परिमेय संख्या है, 1/5 और 1/3 भी परिमेय संख्या है। अगर इनका योग करेंगे तो बराबर एलसीएम 5 और 3 का लेंगे तो हो जाएगा 15। 15 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 बार जाएगा, 3 का गुणा 1 से करेंगे तो 3 होगा, प्लस 3 × 5 = 15, 5 × 1 = 5 बराबर 8/15। यानी 1/5 परिमेय संख्या है और 1/3 भी परिमेय संख्या है। इन दोनों का योग करेंगे तो 8/15 भी एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। अब दूसरा नियम है, ये पहला था, दूसरा क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय का मतलब है विनिमय, एक्सचेंज, बदलना। अगर हम किन्हीं दो परिमेय संख्याओं का योग उनके क्रम को बदलकर योग करने पर दोनों तरफ एक ही मान प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए 1/5 + 1/4 बराबर 1/4 + 1/5। लेफ्ट हैंड को सॉल्व करें। इसमें 1/5 पहले लिखा हुआ है, इसमें बाद में लिखा है। इसमें बाद में 1/4 लिखा है, इसमें 1/4 पहले लिखा है। बस केवल क्रम में अंतर है, यानी क्रम विनिमय का मतलब एक्सचेंज, बदल दिया हमने जगह इनकी। तो लेफ्ट हैंड में अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 20 होगा, 5 चौको 20, 4 + 5 बराबर, यहाँ भी एलसीएम ले तो 20 होगा और 5 + 4 तो बराबर ये होगा 9/20 और बराबर 9/20। शायद समझ गए होंगे क्रम विनिमय नियम, संभरक नियम और क्रम विनिमय नियम। तीसरा नियम है सहचर नियम। तीसरे नियम में सहचर नियम। सहचर नियम और क्रम विनिमय में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है। बस डिफरेंस ये है कि क्रम विनिमय में दो परिमेय संख्याएं होती हैं योग में, और सहचर में 2 से अधिक संख्याएं होती हैं। जैसे अगर हम इसी को कहना चाहें कि 1/5 + 1/4 ब्रैकेट में कर दें और प्लस 1/8 कह दिया हमने, ठीक। अब ये बराबर होगा 1/8 + 1/4 ब्रैकेट में कर दें और प्लस 1/5। संख्याएं दोनों तरफ एक जैसी ही है, बस ब्रैकेट लगा है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं और ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद बाहर वाली संख्या को भी फिर जोड़ लेते हैं। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करने में एलसीएम कितना हो गया, 20, और यहाँ पर हो जाएगा 4 और यहाँ 5 हो जाएगा और प्लस 1/8 बराबर, इसमें एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। 4 और 8 का एलसीएम 8। 8 से भाग देंगे तो हो जाएगा 1 प्लस यहाँ 2 हो जाएगा और ब्रैकेट प्लस 1/5। 5 4 9/20 और प्लस 1/8 बराबर, यहाँ हो जाएगा 3/8 और प्लस 1/5। तो अब इस फिर से एलसीएम लेते हैं इसमें, तो 20 दूनी 40 और 8 पंचे 40, यानी 40 इसका एलसीएम हो जाएगा। तो 20 दूनी 40, 9 दूनी 18 और प्लस 8 पंचे 40, 5 हो जाएगा और बराबर यहाँ भी एलसीएम 40 होगा। तो 8 पंचे 40, 5 के 15 हो जाएगा और 5 8 40, 8 एकम 8 हो जाएगा। तो बराबर हो गया 15 8 23/40 बराबर
23/40। तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड हो गया। तो अब आप समझ गए होंगे कि सैचर नियम क्या है। सैचर नियम में 3 संख्याएं होती हैं, 2 से अधिक, और क्रम विनिमय में 2 होती हैं। अब चौथा है योगात्मक प्रतिलोम। चौथा योगात्मक प्रतिलोम। तो योगात्मक प्रतिलोम वह संख्या है या किसी संख्या और उसके योगात्मक प्रतिलोम को जोड़ने पर शून्य प्राप्त होता है, तो वो संख्याएं योगात्मक प्रतिलोम कहलाती हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है हमारे पास 2/7, तो इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या इसमें जोड़ दिया जाए कि 0 हो जाए, तो हम मान लेते हैं x इसमें जोड़ दिया जाए, तो 2/7 और प्लस x बराबर 0। मैं कहा था ना, तो यदि 2 संख्याओं का योग शून्य प्राप्त हो तो वो दोनों एक दूसरे के योगात्मक प्रतिलोम होते हैं। तो x का मान ज्ञात करना है, इसका मतलब है हमको इस संख्या को 2/7 को दाईं तरफ ले जाना है, तो x बराबर 0 - 2/7 या x बराबर -2/7। अब हमको इससे ये पता चलता है कि अगर संख्या हमारे पास धनात्मक है तो उसका चिन्ह केवल बदल देते हैं तो योगात्मक प्रतिलोम प्राप्त हो जाता है। यानी 2/7 का योगात्मक प्रतिलोम -2/7। अगर -2/7 है तो इसका योगात्मक प्रतिलोम 2/7 होगा। तो अब आपने सारे नियम पढ़ लिए। एक्सरसाइज नंबर अब 2.1 स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 2.1। तो 2.1 का पहला क्वेश्चन है निम्न परिमेय संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब योग ज्ञात करना है। योग ज्ञात करना तो सभी को आ ही रहा है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला पार्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला पार्ट है 1/7 और 1/7 और 5/7। 5/7 इनका योग करना है। तो 1/7 प्लस 5/7 बराबर एलसीएम, चूंकि हर दोनों समान है तो 1 लिख दिया। तो 1 + 5 बराबर 6/7 और ये आंसर प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से सेकेंड पार्ट है -4/7। -4/7 और 3/7। 3/7 तो योग करना है। -4/7 प्लस 3/7 बराबर एलसीएम क्या होगा, हर दोनों समान है तो 7 हो गया। -4 और प्लस 3 बराबर, अब ये माइनस का है प्लस का है तो दोनों घट जाएंगे, यानी -1/7 ये आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर आप फर्स्ट पूरा बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो बच्चों इस क्लास में बस इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको भूगोल पार्ट 1 पर्यावरण क्लास 7 में के लिए चैप्टर समझाया था। आज मैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज का रिवीजन करूंगी। तो बच्चों बात करते हैं कि भौतिक पर्यावरण में आते हैं। भौतिक पर्यावरण, जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि भौतिक पर्यावरण में स्थल मंडल, जल मंडल और जैवमंडल आते हैं। स्थल मंडल यानी लिथोस्फीयर, जो 2 शब्दों से मिलकर बना है, लिथो प्लस स्फीयर। जल मंडल में हमारी पूरी जलराशियां आती हैं और जैवमंडल बच्चों हमारे क्या आते हैं, सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे, पादप, ये सब हमारे किसमें आते हैं बच्चों, जैवमंडल में आते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है जैविक पर्यावरण में आते हैं। तो जैविक पर्यावरण बच्चों क्या आता है, वनस्पतियां, पशु पक्षी और जीवाणु। और नेक्स्ट है हमारा सांस्कृतिक पर्यावरण। सांस्कृतिक पर्यावरण बच्चों हमारा क्या आता है, समाज, राजनीति और वाणिज्य। और उसके बाद आता है जैविक घटक। जैविक घटक में हमारा क्या आते हैं, उपभोक्ता, उत्पादक और विघटक। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में।
परिभाषित किया जाता है। नाउ नेक्स्ट, पर्यावरण किससे मिलकर बना है? ये मैंने आपको बताया था, परि प्लस आवरण। ये अंग्रेजी के एनवायरनमेंट से लिया गया है, जिसका अर्थ है आवरण, चारों ओर से घिरा हुआ। तो ये क्या है? पृथ्वी के चारों ओर वायु की परत क्या कहलाती है बच्चों? पृथ्वी के चारों ओर जो वायु की परत है वो हमारी कहलाती है वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। क्या कहते हैं इसको हम लोग? वायुमंडल। ठीक है। उसके बाद आता है लिथोस शब्द का अर्थ है, क्या होता है? मैंने बता चुकी हूँ आपको, लिथोस शब्द का अर्थ होता है चट्टान। ठीक है बच्चों। उसके बाद हम बात करते हैं ज्यादातर जल पृथ्वी की सतह पर उपलब्ध है। तो ये हमारे क्या है? रिक्त स्थान। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन इसमें हमारा आता है बच्चों, पर्यावरण का वर्गीकरण कीजिए। पर्यावरण का वर्गीकरण कीजिए। जैसे आपको पता है पर्यावरण कितने प्रकार के होते हैं? भौतिक पर्यावरण, जैविक पर्यावरण और तीसरा क्या होता है बच्चों? सांस्कृतिक पर्यावरण। सांस्कृतिक पर्यावरण। तो बच्चों भौतिक पर्यावरण में हमारे क्या आते हैं? स्थलमंडल, जलमंडल और जैवमंडल। स्थलमंडल, जलमंडल और जैवमंडल। जैविक पर्यावरण में हमारे क्या आते हैं बच्चों? वनस्पति, जीव जंतु, जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, सूक्ष्म जीव और पादप, ये सब हमारे किस में आते हैं? जैविक पर्यावरण में। सांस्कृतिक पर्यावरण में हमारे बच्चों समाज, राजनीति, ये सब हमारे क्या आते हैं? सांस्कृतिक पर्यावरण में आते हैं। पर्यावरण के तीन प्रकार हैं, भौतिक पर्यावरण, जैविक पर्यावरण और सांस्कृतिक पर्यावरण। बच्चों अब मैं डिस्कस करने जा रही हूँ कि पर्यावरण में कौन सी गैसें मौजूद हैं। तो बच्चों पर्यावरण में कौन कौन सी गैसें मौजूद होती हैं? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो पर्यावरण में ये सभी गैसें मौजूद होती हैं। सबसे ज्यादा मात्रा होती है नाइट्रोजन की 96%, 21% आपकी ऑक्सीजन होती है और 1% बाकी गैसेस होती हैं, यानी CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो वायुमंडल की परत हमारी क्या कहलाती है? वातावरण कहलाती है, और जिसमें कौन सी गैसें होती हैं? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश साहित्य के अनुसार पर्यावरण के घटक कौन से होते हैं? तो बच्चों ब्रिटिश साहित्य के अनुसार पर्यावरण के घटक होते हैं हमारे जैविक यानी जीव घटक और अजैव यानी भौतिक घटक। तो जैविक घटक में हमारे क्या आते हैं बच्चों? उत्पादक, उपभोक्ता, विघटक। और अजैव यानी भौतिक घटक में हमारे आते हैं जलवायु और एडोफिक। तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों? ब्रिटिश साहित्य के अनुसार पर्यावरण के घटक हो गए। बच्चों नेक्स्ट हम क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं अमेरिकी साहित्य के अनुसार पर्यावरण के घटक। तो बच्चों अमेरिकी साहित्य के अनुसार पर्यावरण के घटक क्या होते हैं? जलमंडल यानी जल, एंथ्रोस्फीयर यानी मानव निर्मित वस्तुएं, वायुमंडल जिसमें वायु आती है, स्थलमंडल यानी भूमि और जैवमंडल में क्या आता है बच्चों? जीव, वनस्पति और जीवाणु। तो ये हमारा क्या हो गया? अमेरिकी साहित्य के अनुसार पर्यावरण के घटक हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पर्यावरण का अर्थ बताइए। तो जैसा कि आपको पता ही है कि हमारे आसपास चारों वस्तुएं, मेज, कुर्सी, मनुष्य, पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सभी हमारे क्या है? पर्यावरण है। पर्यावरण तो सभी निर्जीव और सजीव वस्तुएं हमारे पर्यावरण में सम्मिलित होती हैं। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण, जिसका अर्थ है चारों ओर से घिरा हुआ। हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं सभी पर्यावरण में सम्मिलित होती हैं। पर्यावरण अंग्रेजी के एनवायरनमेंट शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है आवरण। तो बच्चों ये मैंने चैप्टर आपको समझा दिया, फर्स्ट चैप्टर पर्यावरण। अब मैं इसी 7th क्लास में पार्ट ज्योग्राफी का पार्ट 2 शुरू करने जा रही हूँ, पृथ्वी, अर्थ।
तो बच्चों हम बात करते हैं पृथ्वी क्या होती है। अर्थ, पृथ्वी सूर्य से तीसरा और पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी सौरमंडल में सबसे सघनतम मुख्य पिंड है। तो बच्चों सौरमंडल में एक तारा होता है जिसको हम सूर्य कहते हैं। 8 ग्रह होते हैं, पृथ्वी, बुध, शुक्र, शनि, मंगल, अरुण और वरुण। तो पृथ्वी सौरमंडल में सबसे सघनतम मुख्य पिंड है। पृथ्वी सूर्य से तीसरे स्थान पर आती है। पृथ्वी को सूर्य का चक्कर लगाने में 365 दिन का समय लगता है और पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है बच्चों जिसमें जीवन दिखाई देता है। और पृथ्वी का उपग्रह क्या कहलाता है बच्चों? चंद्रमा। पृथ्वी का उपग्रह क्या है? चंद्रमा। तो पृथ्वी सौरमंडल का सबसे सघनतम मुख्य पिंड है। पृथ्वी की सतह का 70% भाग किससे बच्चों? जल से घिरा हुआ है, लेकिन शेष भाग लोहा, ऑक्सीजन और सिलिकॉन से बना है। बच्चों हम बात करते हैं पृथ्वी की संरचना। तो पृथ्वी की संरचना बच्चों कैसे है? पृथ्वी की संरचना विभिन्न परतों से हुई है। तो इसकी मुख्य परतें कौन सी है बच्चों? भूपटल, मेंटल और कोर। तो पृथ्वी की संरचना 3 परतों से हुई है। इसकी मुख्य परतें हैं भूपटल, मेंटल और कोर। कोर पृथ्वी का अंतरतम भाग है। तो कोर क्या है बच्चों? पृथ्वी का अंतरतम भाग है। भूपटल बाहरी हिस्सा है और मेंटल उन दोनों के बीच की परत है। तो कोर क्या होता है बच्चों? पृथ्वी का अंदर का भाग, अंतरतम भाग। भूपटल क्या है? पृथ्वी की बाहरी परत। पृथ्वी की बाहरी परत को हम लोग क्या कहते हैं? भूपटल कहते हैं। और मेंटल क्या होता है बच्चों? उन दोनों के बीच की परत है। कोर और भूपटल के बीच की परत हमारी क्या कहलाती है? मेंटल कहलाती है। पृथ्वी वायुमंडल से घिरी हुई है और वायुमंडल विभिन्न गैसों का मिश्रण है, जैसे ऑक्सीजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन। ये सब गैसें हमारे वायुमंडल में पाई जाती हैं। बच्चों हम बात करते हैं सबसे पहले पृथ्वी की कौन सी परत? कोर। तो पृथ्वी का भीतरी भाग क्या है? अंतरतम है। पृथ्वी का यह हिस्सा पृथ्वी की सतह से 1800 मील नीचे है। कोर क्या होता है बच्चों? एक घनी गेंद है जिसमें लौह और निकल जैसे तत्व हैं। तो कोर क्या होता है बच्चों? एक घनी गेंद है जिसमें लौह और निकल जैसे तत्व हैं। यह 2 परतों में, कोर 2 परतों में, बाहरी कोर और भीतरी कोर में बटा हुआ है। तो पृथ्वी का अंतरतम भाग क्या हुआ बच्चों? कोर। और ये 2 परतों में बटा हुआ है। ये घनी गेंद है, बाहरी कोर और भीतरी कोर। भीतरी कोर क्या होता है बच्चों? पृथ्वी का केंद्र ठोस है और लगभग 780 मील मोटा है। और बाहरी कोर क्या होती है बच्चों? बाहरी कोर इतनी गर्म होती है कि धातु हमेशा द्रवित अवस्था में क्या होती है? इसमें रहती है। तो बाहरी कोर क्या होती है बच्चों? इतनी गर्म होती है कि इसमें जो धातु होती है वो क्या होती है? हमेशा द्रवित अवस्था में रहती है। लेकिन भीतरी कोर का इतना ज्यादा दबाव होता है कि वो द्रवित नहीं हो पाती। जबकि यहाँ का तापमान क्या होता है बच्चों? 6700 फ़ारेनहाइट तक पहुंचा हुआ है। बाहरी कोर हमारी 1370 मील मोटी है। तो बाहरी कोर इतनी गर्म होती है कि इसमें धातु क्या होती है बच्चों? द्रवित अवस्था में रहती है। लेकिन भीतरी कोर का दबाव इतना ज्यादा होता है कि वो द्रवित अवस्था में नहीं रहती है, क्योंकि पृथ्वी क्या करती है? घूर्णन करती है, घूमती है। तो भीतरी कोर के आसपास बाहरी कोर घूर्णन करती है और पृथ्वी के चुंबकत्व का कारण बनती है। तो बच्चों पृथ्वी क्या करती है? घूर्णन करती है। तो भीतरी कोर के आसपास क्या होता है? बाहरी कोर घूमती है। तो जिससे पृथ्वी में चुंबकत्व का कारण बनती है। Now that's all for today. I will continue this chapter in my next video. Hello class, welcome to Shivaji Group of Institutions online classes. I am your history teacher and today I will teach you history. I will teach you chapter first, मैं राजा और राज्य। कल हम आपको मैं राजा और राज्य
चैप्टर फर्स्ट के पार्ट ए को पढ़ा चुके हैं, जिसमें मैंने आपको इतिहास के समय काल के बारे में बताया कि प्राचीन इतिहासकारों ने इतिहास को 3 भागों में बांटा है। प्राचीन इतिहास यानी प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। प्राचीन काल के माने प्राचीन काल का जो समय काल था वो आदिकाल से लेकर 8वीं शताब्दी तक, मध्यकाल 8वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक और आधुनिक काल जो है वो 18वीं शताब्दी से लेकर अब तक। मैंने आपको इतिहास के बारे में चैप्टर के अकॉर्डिंग जिनमें पाल वंश के बारे में आपको एक्सप्लेन किया कि पाल वंश जो था वो कब से कब तक था। पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी। तथा पाल वंश के बाद आपको गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में भी एक्सप्लेन कर चुके हैं। आज हम आपको राष्ट्रकूट वंश के बारे में बताएंगे। राष्ट्रकूट जो थे वो जागीरदारों के वंशज थे। माने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना जो थी वो जागीरों के वंशज थे। इस राजवंश की स्थापना 18वीं शताब्दी में दंती दुर्ग द्वारा की गई थी। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना 8वीं शताब्दी में दंती दुर्ग के द्वारा की गई थी। इसका शासन जो था वो शासन क्षेत्र आधुनिक महाराष्ट्र के चारों ओर उत्तर दक्षिण दक्कन में था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राष्ट्रकूटों का जो शासन था वो उस समय महाराष्ट्र के उत्तर दक्षिण यानी दक्कन की तरफ उत्तर दक्षिणी दक्कन में था। जो महाराष्ट्र के उत्तर की तरफ तथा दक्षिण दक्कन में था। इस समय सन 753 ईस्वी में जब हम बात करते हैं 753 ईस्वी में, तो बादामी के चालुक्यों को हराने के बाद इन्होंने इस राजवंश की स्थापना की थी। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना जो थी वो बादामी के चालुक्यों इन्होंने बादामी के चालुक्यों को हराकर इस राजवंश की स्थापना 753 ईस्वी में की थी। इन्होंने राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने अपनी राजधानी उस समय मालखेड में बनाई थी। मालखेड का मतलब इस समय जो महाराष्ट्र में है, प्रेजेंट टाइम जो महाराष्ट्र में है वो क्या मालखेड मालखेड क्या थी, राष्ट्रकूटों की राजधानी थी। कृष्ण राय जो थे, इन्होंने सबसे राष्ट्रकूट वंश का सबसे जो फेमस प्रसिद्ध काम था वो कृष्णदेव राय ने एलोरा में चट्टान को काटकर कैलाश मंदिर बनवाया था। कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण राय ने किया था, जो उसने एलोरा में चट्टानों को काटकर कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। आगे गोविंद तृतीय का इनका जो समय था वो 793 ईस्वी से 814 ईस्वी तक। अमोघ वर्षा प्रथम, जिसका समय था 814 से 878 ईस्वी तक। और इंद्र प्रथम तथा कृष्णा प्रथम इस राजवंश के प्रमुख शासक थे। इस राजवंश में गोविंद तृतीय, अमोघ वर्षा, इंद्र प्रथम तथा कृष्णा प्रथम इस वंश के प्रमुख शासकों के रूप में जाने जाते थे। आगे हम बात करते हैं कि कन्नौज के लिए संघर्ष से तात्पर्य है त्रिपक्षीय संघर्ष। उस समय पाल, प्रतिहार तथा राष्ट्रकूट जो पाल वंश था, प्रतिहार वंश था, राष्ट्रकूट वंश था, ये तीनों वंश जो थे, कन्नौज पर नियंत्रण करने के लिए एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने लगे। तीनों वंश ये चाहते थे कि सभी का कन्नौज पर नियंत्रण हो। इसलिए
इस प्रतिस्पर्धा माने इस प्रतिस्पर्धा के कारण कन्नौज के लिए जो प्रतिस्पर्धा इन तीनों वंशों के अंदर पाई जाती थी उसे त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जानते हैं। माने इसलिए इस संघर्ष को त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जाना जाता है। इतिहासकारों ने यही रीजन है कि इसे त्रिपक्षीय माने तीन लोगों ने ये संघर्ष किया था, इसलिए माने क्योंकि वंश कौन कौन से थे, पाल वंश था, प्रतिहार वंश था और राजपूत वंश था। यानी इन तीनों ने मिलकर कन्नौज के लिए जो भी प्रतिस्पर्धा थी उसके लिए इतिहासकारों ने इसे इतिहास में त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से बताया है। आगे आते हैं राजपूत वंश। राजपूत वंश से हमारा तात्पर्य है कि संस्कृत भाषा में राजपूत शब्द का तात्पर्य यानी राजपूत शब्द का मतलब होता है राजा का पुत्र। राजा का पुत्र से मतलब है कि राजपूत वंश का उदय जो था वो राजाओं के घरानों से माना जाता है। ऐसा माना जाता है या राजपूतों यानी राजपूतों का ये दावा है कि वे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन चारों में से क्षत्रियों के वंशज हैं। माने उनका मानना है कि वह क्षत्रिय यानी योद्धा, माने क्षत्रियों को उस समय क्या था, ब्राह्मण जो केवल विद्या देने और लेने का काम करते थे, क्षत्रिय जो उस समय युद्ध करते थे। तो इनका माने राजपूतों का ये दावा है कि वह क्षत्रियों के कुल माने क्षत्रियों के कुल यानी योद्धाओं के कुल से ही उत्पन्न हुए हैं। माने उनका राजपूत वंश जो है वो क्षत्रिय ही है। तथा कुछ लोगों का मानना है कि सूर्य के परिवार यानी सूर्य से उत्पन्न होने के कारण इन्हें सूर्य वंश, चंद्र से उत्पन्न होने के कारण इन्हें चंद्रवंश तथा अग्नि से उत्पन्न होने के कारण इन्हें अग्निवंश के रूप में भी मानते हैं या जानते हैं। इनका मानना है कि राजपूत माने राजपूत जो थे तो वह अपने आप को क्षत्रिय यानी क्षत्रिय मानते हैं, योद्धा मानते हैं। तो यही कारण है कि राजपूत अपनी वीरता, सम्मान तथा प्रतिष्ठा के लिए माने ये मानते हैं कि ये अपने वीरता के लिए, सम्मान के लिए, प्रतिष्ठा के लिए भारतीय इतिहास में बहुत अच्छे से जाने जाते हैं। माने भारतीय इतिहास में इन्हें वीरता और सम्मान तथा प्रतिष्ठा के लिए प्रमुख रूप से जाना जाता है। कुछ प्रसिद्ध राजपूत वंश माने यहाँ पर इतिहास में राजपूतों के कई वंशों के बारे में बताया गया है जिनमें कुछ प्रसिद्ध राजपूत वंश है जिन्होंने इस काल में शासन किया और निम्नलिखित है। माने ऐसे कई राजवंश यानी राजपूत वंश है जिन्होंने निम्नलिखित समय पर शासन किया। और शासन करने का इनका क्या, तो पहला क्या है, कन्नौज के गढ़वा। माने कन्नौज के गढ़वा भी जो थे ये भी राजपूत वंश से बिलोंग करते थे। सेकंड, खजुराहो के चंदेल माने चंदेल परिवार जो था यानी खजुराहो के जो चंदेल थे वो भी राजपूत वंश से थे। त्रिपुरी के कलजुरी, दिल्ली के तैमूर, मालवा के परमार तथा अजमेर के चौहान माने चौहान वंश भी जो है वो राजपूत वंश के अंतर्गत आता है। तथा गुजरात यानी गुजरात के चालुक्य माने गुजरात के चालुक्य भी जो है वह चालुक्य भी राजपूत वंश के अंतर्गत आते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको आज चैप्टर फर्स्ट नए राजा और राज्य के बारे में पढ़ाया, जिसमें मैंने आपको इस चैप्टर के कई पॉइंट्स माने कई टॉपिक्स डिस्कस किए। कल हम आपको इस चैप्टर के नए टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर सो मच। सुस्वागतम। मैं रेणुलता पांडे, संस्कृत शिक्षिका, शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। आज मैं क्लास 7th हिंदी माध्यम के बच्चों को प्रथमा पाठा मूर्खा राजकुमारा पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, इस लेसन में बच्चों आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ, एक बार और फिर से सुन लीजिए जिससे कि इसके पहले का जो विषय है वो आपको समझ में आ जाए।
सुदर्शन नाम के एक राजा थे। उनके 4 पुत्र महामूर्ख थे। बच्चों के मूर्ख होने की वजह से वो बहुत परेशान रहते थे, बहुत ही चिंतित रहते थे। एक बार उन्होंने राज्यसभा में आकर के घोषणा की कि ऐसा कोई विद्वान है जो मेरे इन मूर्ख पुत्रों को नीति शास्त्रों में निपुण कर सके, उन्हें बुद्धिमान बना सके। उनकी इस घोषणा को सुनकर के विष्णु शर्मा नाम के एक पंडित ने उनकी इस चुनौती को स्वीकार किया और उन्होंने कहा कि आप अपने पुत्रों को मेरे साथ मेरे घर भेज दें, मैं उन्हें नीति शास्त्रज्ञ बना दूंगा। तो ये सार है मूर्खा राजकुमारा पाठ का। आपको जैसा बच्चों मालूम है कि हर एक व्यक्ति में प्रतिभा छिपी होती है और जब सही समय सही दिशा मिल जाती है तो वो प्रतिभा जागृत हो जाती है, और अगर सही दिशा या सही समय सही स्थान नहीं मिला तो प्रतिभा वो छिपी ही रहती है, सुप्तावस्था में रहती है, यानी सोई हुई अवस्था में। जैसे कि सूर्य की किरणें जब निकलती हैं, सूर्य निकलता है तो कमल खिल जाता है। कब कमल खिलता है? जब वो सूर्य की किरणों का सानिध्य पा जाता है। तो ऐसे ही किसी भी व्यक्ति को निराश नहीं होना चाहिए, उसे अपनी प्रतिभा को निखारने का प्रयत्न करना ही चाहिए। ये इस पाठ में बताया गया है, ये इसका सार है। तो इसके पहले आप बच्चों इस लेसन में, इस पाठ में मूर्खा राजकुमारा में आप शब्दार्थ लिख चुके होंगे अपनी नोटबुक में। शब्दार्थ आपकी बुक में दिए हुए हैं, वही आपको अपनी नोटबुक में भी लिखना है। आपने शब्दार्थ लिख लिया होगा। उसके बाद मैंने एक पैराग्राफ पढ़ा दिया है तो उसका अर्थ भी आप लिख चुके होंगे। तो एक पैराग्राफ कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम आते हैं उसके बाद के पैराग्राफ में। तो अब आप यहाँ पर संकेत डालेंगे कि आप, संकेत का मतलब आप कहां से कहां तक का अर्थ लिख रहे हैं। तो देखिए, संकेत आपने डाला दूसरे पैराग्राफ का, एतत् डैश 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 अभवत्। ठीक है, संदर्भ अब नहीं लिखेंगे। हम बार बार आपको बताते हैं कि संदर्भ आपको स्टार्टिंग में बस एक बार लिखना है, लेकिन संकेत आप जैसे जैसे अर्थ लिखते जाएंगे, जिस पैराग्राफ का संकेत डालते जाएंगे। ये तरीका है आपके लिखने का। तो बच्चों, ये संकेत हो गया और उसके बाद मैंने ये पैराग्राफ लिखा है पूरा। आपको ये संस्कृत की पंक्तियां नोटबुक में नहीं लिखनी है। मैं तो चूंकि यहाँ पढ़ाने जा रही हूँ इस वीडियो में आपको, इसलिए मैंने यहाँ ये पंक्तियां लिखी हैं। आपको सिर्फ अर्थ लिखना है। संकेत डालें और साइड में यहाँ अर्थ हेडिंग डालेंगे और फिर इन पंक्तियों का हिंदी अर्थ लिखेंगे या हिंदी अनुवाद लिखेंगे। समझ गए आप? कोई भी बच्चा ये संस्कृत की पंक्तियां अपनी नोटबुक में नहीं लिखेगा। तो देखिए, मैं अर्थ इसका पढ़ा रही हूँ, ध्यान से सुने। एतदाकर्ण्य विष्णु शर्मा पंडितः किंचित विचारे नृपम सुदर्शनम उत्साह पूर्वकम अवदत्। मैंने आपको बताया ना कि राजा ने घोषणा की थी कि कोई ऐसा विद्वान है जो मेरे इन मूर्ख राजपुत्रों को नीति शास्त्र में निपुण कर सके। ये राजा की घोषणा थी। तो अब उसके आगे का ये पैरा है, एतत् आकर्ण। एतत् मीन्स ये, आकर्ण मीन्स सुनकर। विष्णु शर्मा पंडित किंचित विचारे, किंचित मीन्स कुछ, कुछ सोचकर राजा सुदर्शन से उत्साह पूर्वक अवदत् मीन्स बोले। यह सुनकर विष्णु शर्मा पंडित कुछ सोचकर या कुछ विचार करके राजा सुदर्शन से उत्साह पूर्वक बोले। ठीक है, क्या बोले ये देखिए आगे। महाराज अहम एतान राजकुमारान नीति शास्त्रेषु निपुणान कर्तुम समर्था अस्मि। महाराज अहम मैं, एतान राजकुमार इन राजकुमारों को, नीति शास्त्रेषु नीति शास्त्रों में, निपुणान कर्तुम समर्था अस्मि निपुण करने में समर्थ हूँ, कर्तुम करने में। महाराज मैं इन
राजकुमारों को नीति शास्त्रों में निपुण करने में समर्थ हूँ। ते मया सह आगच्छन्तु, ते मीन्स वे, मया से मेरे साथ, आगच्छन्तु आए, मे गृहे निवसन्तु मेरे घर में रहें। बच्चों आपकी बुक में यहाँ मंत्रः चा लिखा हुआ है, वो शब्द रॉन्ग है, ठीक है, उसे काट दें, आपकी बुक में मिसप्रिंट है ये। आगे का देखिए, मैं गृहे निवसन्तु मेरे घर में रहे, नीति शास्त्राणाम विद्याम विंदनुमा, यहाँ भी मिसप्रिंट है बेटा, ध्यान दीजिएगा, माँ में ऊ की मात्रा लगी है, ये गलत है, विंदनुमा होगा। वे मेरे साथ आए, मेरे घर में रहे और नीति शास्त्रों की विद्या प्राप्त करें। तो बच्चों देखो, ये इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा जो लगा हुआ है ना, डबल इन्वर्टेड कॉमा यहाँ लगा हुआ है, जब हम किसी की बात को उसी के शब्दों में बताते हैं तो उसे हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिए। तो यह सुनकर विष्णु शर्मा पंडित कुछ सोचकर राजा सुदर्शन से उत्साह पूर्वक बोले, महाराज मैं इन राजकुमारों को नीति शास्त्रों में निपुण करने में समर्थ हूँ। वे मेरे साथ आए, मेरे घर में रहें और नीति शास्त्रों की विद्या प्राप्त करें। ये विष्णु शर्मा पंडित ने कहा। अब आगे देखिए, ततः ते राजकुमारः विद्यालाभाय विष्णु शर्मा पंडितेन सह अगच्छन्। ततः उसके बाद भी लिख सकते हैं या फिर भी लिख सकते हैं, फिर वे राजकुमार, ऐसे लिख सकते हैं, या उसके बाद वे राजकुमार, ठीक है। फिर वे राजकुमार विद्यालाभाय विद्या लाभ के लिए विष्णु शर्मा पंडितेन सह अगच्छन्, विष्णु शर्मा पंडित के साथ चले गए। फिर वे राजकुमार या उसके बाद वे राजकुमार विद्या लाभ के लिए विष्णु शर्मा पंडित के साथ चले गए। विष्णु शर्मा पंडिताः पशु पक्षिणां कथाभि तेषां राजपुत्राणां मनोरंजनं कुर्वन् सरलतया तेभ्यः नीति शास्त्र ज्ञानम अपि अशिक्षयत्। बच्चों यहाँ भी मिसप्रिंट है, यहाँ हलंत नहीं लगा, शिक्षयत में हलंत होगा, वरना ये मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया हो जाएगी। हलंत का संस्कृत में बहुत महत्व है। हलंत जहां लगना है, अगर वहां आप हलंत नहीं लगाते हैं और जहां नहीं लगना है वहां लगा देते हैं तो पूरा अर्थ ही बदल जाता है। जैसे ये प्रथम पुरुष लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है, और अगर आप यहाँ हलंत नहीं लगाएंगे तो ये मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया हो जाएगी। इसलिए हलंत का बहुत ध्यान रखें। विष्णु शर्मा पंडित ने पशु पक्षिणाम कथा भी, पशु पक्षियों की कहानियों से या कथाओं से तेषाम राजपुत्राणाम, उन राजपुत्रों का मनोरंजनम कुर्वन्, मनोरंजन करते हुए, कुर्वन् ये प्रत्यय है बच्चों, करते हुए ही लिखेंगे, सरलतया सरलता से, तेभ्या उन्हें, नीति शास्त्र ज्ञानम अपि अशिक्षयत्, उन्हें नीति शास्त्र ज्ञान भी सिखाया। कहने का तात्पर्य ये है कि कहानियों के माध्यम से विष्णु शर्मा पंडित ने उन्हें नीति शास्त्र का ज्ञान दिया। एक सरल तरीका उन्होंने अपनाया कि वो कहानियां सुनाते थे और उसके उन कहानियों के माध्यम से उन्हें नीति शास्त्र में निपुण भी करना चाहते थे विष्णु शर्मा पंडित। तो देखिए कहाँ थे मैं। उसके बाद वे राजकुमार या फिर वे राजकुमार विद्या लाभ के लिए विष्णु शर्मा पंडित के साथ चले गए। विष्णु शर्मा पंडित ने पशु पक्षियों की कहानियों से या कथाओं से उन राजपुत्रों का मनोरंजन करते हुए सरलतया सरलता से या आसानी से, सरलता से या आसानी से उन्हें नीति शास्त्र ज्ञान भी सिखाया। अपि मीन्स भी। आगे देखें, कालेन ते मूर्खा राजकुमारः प्राज्ञः शास्त्रेषु च निपुणः अभवन्।
कालेन्ते समयानुसार। वे मूर्ख राजकुमार बुद्धिप्राज्ञः बुद्धिमान शास्त्रेषु च निपुणाः भवन्, और शास्त्रों में निपुण हो गए या कुशल हो गए। समयानुसार वे मूर्ख राजकुमार बुद्धिमान तथा शास्त्रों में निपुण हो गए या शास्त्रों में कुशल हो गए। राजा सुदर्शनः सुशिक्षिताः स्वपुत्रान् दृष्ट्वा सन्तुष्टासन् विष्णु शर्मा पंडिताय विपुलम धनराशि पुरस्कार रूपेण अयच्छत्। राजा सुदर्शन ने सुशिक्षित या अच्छी तरह से शिक्षित या सुशिक्षित दोनों लिख सकते। राजा सुदर्शन ने सुशिक्षित अपने पुत्रों को दृष्टवा देखकर, संतुष्टासन संतुष्ट होकर, विष्णु शर्मा पंडित को विपुलम धनराशि, विपुलम मीन्स विशाल धनराशि पुरस्कार रूपेण अयच्छत्, पुरस्कार रूप में दी। अयच्छत् मीन्स दी। राजा सुदर्शन ने सुशिक्षित अपने पुत्रों को दृष्टवा मीन्स देखकर, यहाँ भी बच्चों प्रत्यय है, कत्वा प्रत्यय, कर के अर्थ में आता है। सुशिक्षित अपने पुत्रों को देखकर संतुष्ट होकर विष्णु शर्मा पंडित को विशाल धनराशि पुरस्कार रूप में दी। पुरस्कारं प्राप्य विष्णु शर्मा अति आनंदितः अभवत्। पुरस्कार पाकर विष्णु शर्मा बहुत खुश हो गए या बहुत आनंदित हो गए। समयानुसार वे मूर्ख राजकुमार बुद्धिमान और शास्त्रों में कुशल हो गए। राजा सुदर्शन ने सुशिक्षित अपने अपने पुत्रों को दृष्टवा देखकर संतुष्ट होकर विष्णु शर्मा पंडित को विशाल धनराशि पुरस्कार रूप में दी। पुरस्कार पाकर विष्णु शर्मा बहुत आनंदित हो गए या बहुत खुश हो गए। तो बच्चों, आप इस पैसेज का अर्थ भी अपनी नोटबुक में लिखेंगे। इस तरह से ये मूर्खा राजकुमारा प्रथमा पाठा का अर्थ समाप्त हो गया है। आप इसे अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। Myself Rakesh Kumar, science teacher of शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। साइंस क्लास में हिंदी मीडियम 7th क्लास के बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, पिछली क्लास में आपने पढ़ लिया था जीव और उसके उत्पाद यानी अमीबा और पैरामीशियम वगैरह में कैसे पोषण होता है। इस क्लास में जंतुओं में पोषण के विभिन्न पद का मतलब है थोड़ा सा उनसे बड़े जंतुओं में, वो एक कोष की जंतु थे, अब ये बड़े जंतुओं में, बहुकोष की जंतुओं में। तो सबसे पहले है जंतुओं में पोषण के विभिन्न पद। तो निम्नलिखित पद हैं। नंबर 1, भोजन का अंतर्ग्रहण। प्रत्येक जंतु में अपने भोजन को पकड़ने या उपलब्ध करने की अलग अलग विधियां हैं। अलग अलग तरीके से हर जंतु अपने भोजन को प्राप्त करता है। भोजन मुंह में जाने पर उसको चबाता है। कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो उसे चबाते नहीं हैं, लेकिन बहुत सारे जंतु ऐसे हैं जो भोजन को चबाते हैं। तो जब जो भोजन को चबाते हैं तो उनके मुंह में ही सैलिवरी डक्ट यानी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। उनसे लार भोजन में मिक्स हो जाती है, तो उनका पाचन भी यहीं से स्टार्ट हो जाता है। और पचने के बाद जब भोजन मुंह से अंदर जाता है यानी स्टमक में जाता है, तो वहाँ पर भोजन का पाचन, वहाँ भी आमाशय में आंतरिक दीवार पर छोटे छोटे दांते जैसी स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं और उनमें बराबर क्रमाकुंचन गति होती रहती है, जिसके कारण वो भोजन को और छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देता है। इसके साथ साथ आमाशय की दीवार से कुछ
एंजाइम भी निकलते हैं, एंजाइम यानी विकर, एंजाइम भी निकलते हैं, जिनमें कुछ मुख्यतया आमाशय में निकलने वाले हैं एमाइलेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन। इरिप्सिन भी होता है, यानी एमाइलेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, इरिप्सिन, ये सभी भोजन में मिल जाते हैं और भोजन में मिलने के बाद ये भोजन के माध्यम को अम्लीय बना देते हैं। इसके बाद फिर भोजन छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है, केवल लीवर यानी यकृत से पाचक रस निकल करके भोजन में मिलता है, जो भोजन के माध्यम को उदासीन करता है, यानी क्षारीय करता है। वो क्षार होता है जिससे भोजन का माध्यम क्षारीय हो जाता है और एसिडिटी समाप्त हो जाती है। इसके बाद भोजन काफ़ी देर तक छोटी आंत में पड़ा रहता है। छोटी आंत में ही भोजन का पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। अवशोषित होकर के ये रक्त में मिलाने की प्रक्रिया भी वही होती है। अब आता है भोजन का स्वांगीकरण। भोजन का स्वांगीकरण का मतलब है ब्लड में मिला देने के बाद भोजन जब ब्लड में मिल जाता है तो ये पूरे शरीर में सर्कुलेट होता है। शरीर में सर्कुलेट होने का मतलब, पूरी बॉडी में सर्कुलेट होने का मतलब है वो सबसे पहले किडनी में जाता है, यानी वृक्कों में जाता है। वृक्क इस पूरी मशीनरी के फिल्टर का काम करता है, यानी रक्त को छानने का काम करता है। तो जैसे अगर हमने मान लीजिए किसी व्यक्ति ने लौकी या कद्दू या हरी सब्जियां खाई हैं जिनमें नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा है, तो अगर उसको फिल्टर ना किया जाए तो उसके शरीर में उनकी नाइट्रोजन की मात्रा अधिक हो जाएगी और कहीं ना कहीं शरीर में स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है। तो ब्लड छानने का काम करते हैं। तो सबसे पहले ब्लड जो मटेरियल लेके आया है उसको किडनी में ले जाता है और किडनी में उसको फिल्टर करता है। 1 मिनट में वो रक्त 1 मिनट में किडनी में 72 बार सर्कुलेट करता है और इसके बाद फिर सर्कुलेट होने के बाद उस भोजन, पचे हुए अवशोषित भोजन से यूरिया और यूरिक एसिड को फिल्टर कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है और ये यूरिनरी ब्लैडर में जाकर कलेक्ट हो जाता है और उसको टॉयलेट के माध्यम से बाहर कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से भोजन का स्वांगीकरण भी हो गया। अपशिष्ट पदार्थों का विमोचन, छोटी आंत में अवशोषित भोजन के अवशोषण होने के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ बचता है वो बड़ी आंत से होता हुआ क्लोएका के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, या एक थैलस नुमा स्ट्रक्चर्स होती है उसमें वो कलेक्ट होता है और आवश्यकता पड़ने पर उसे बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार से जंतुओं में पोषण के विभिन्न पद हो गए। तो बच्चों आज इस क्लास में इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों क्लास 7th H में सब्जेक्ट कंप्यूटर, चैप्टर नंबर 1 कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने सॉफ्टवेयर पढ़ा थे कि कितने तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं। सॉफ्टवेयर मेनली 3 तरीके के होते हैं। नंबर फर्स्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एंड थर्ड इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर और हम लोग जो है वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पहले ही पढ़ चुके हैं। आज हम लोगों को पढ़ना है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम लोग रेडीमेड सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। रेडीमेड सॉफ्टवेयर इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे सॉफ्टवेयर जो हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली बनाए जाते हैं। हमारी रिक्वायरमेंट माने कि हमारी आवश्यकताओं के अनुसार जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, हमारी आवश्यकता के अनुसार जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। हमारी आवश्यकता का मतलब क्या हो गया कि सपोज जैसे मान लीजिए हम लोगों को जो है वो लेटर राइटिंग करनी है, मतलब कोई डॉक्यूमेंट हमको टाइप करना है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट टाइप करने का मतलब जैसे मान लीजिए अभी बच्चों अभी आपकी समर वेकेशन स्टार्ट होने जा रही है। मान लीजिए मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं कंप्यूटर में ही, चैप्टर 1 के हमने कुछ क्वेश्चन आंसर्स दे दिए। तो कुछ बच्चे तो
जो है वो अपनी हैंड राइटिंग में लिखेंगे। कुछ बच्चों के पास अगर प्रोवाइड मतलब उनके पास कंप्यूटर की लैपटॉप फैसिलिटी है तो वो क्या करेंगे, क्योंकि जस्ट लाइक अ प्रोजेक्ट होता है तो उनको क्या लगेगा कि नहीं हम लोग कंप्यूटर में ही जो है वो क्वेश्चन आंसर्स टाइप कर ले। जैसे कि मैंने आपको जो क्वेश्चन आंसर्स भेजे हैं वो कंप्यूटराइज ही PDF हम लोगों ने भेजी है ना लिखी हुई। तो क्या होता है कि वो जो आपने क्या किया, जिसमें जैसे MS वर्ड है तो उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर्स लिखे, तो ये होता है डॉक्यूमेंट टाइप है, ठीक है। तो इस तरह से डॉक्यूमेंट के लिए अगर हमको करना है, मतलब कोई हमको लेटर लिखना है, कोई इस तरह का आपको एक चैप्टर के नोट्स बनाने हैं, तो उसके लिए एक अलग सॉफ्टवेयर हुआ। सपोज मान लीजिए कि आपको पेंटिंग करनी है, या मान लीजिए कोई पंपलेट बनाना है, ठीक है, या जैसे हम लोग क्या समर वेकेशन स्टार्ट हो रही है, या अभी आप लोगों ने देखा है ये जो कोरोना का आया तो लोगों ने इससे बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बनाई, तो इनके सॉफ्टवेयर अलग हैं, ठीक है। इसके अलावा कैलकुलेशन के लिए हो गया कि कहीं जो है हम लोगों को जो है वो अकाउंट से रिलेटेड है, तो यानी कि क्या हुआ कि हमारी आवश्यकताएं जो है वो अलग अलग हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने सॉफ्टवेयर बनाया, ठीक। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब यही हो गया कि अनुप्रयोगों के आधार पर या आपका एप्लीकेशन के अकॉर्डिंगली जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं उनको हम लोग कहेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और इसको हम लोग रेडीमेड सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बहुत सारे हैं। यहाँ पे हम लोगों ने MS वर्ड, एक्सेल और एक्सेस, ये 3 सॉफ्टवेयर आपको मेनली जो है, और बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है आपको, सिंपल इनका इंट्रोडक्शन ही है कि ये है क्या और क्या काम कर रहे हैं, दैट्स ऑल। फिलहाल इस चैप्टर में आपको इतना ही पढ़ना था। यहाँ पर ये हर एक में आपको पहले तो ये MS दिखाई पड़ रहा है। ये MS क्या है? MS का मतलब क्या है, एक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है जो कि सॉफ्टवेयर डेवलप करती है। ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी क्या करती है, ये एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की कंपनी है, और माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस उन्होंने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है जिसमें आपके एक ऑफिस से रिलेटेड, ऑफिस का मतलब क्या हो गया कि उन्होंने नाम ऑफिस दे दिया है, पर ऑफिस का मतलब क्या होगा, एक जर्नल पर्पस आपको जितनी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि अभी हम लोगों ने आपको कहा कि हमको लेटर राइटिंग के लिए है, या हमको कोई टेक्स्ट, या मान लीजिए कोई हमें एक बुक ही पूरी लिखनी है या कुछ भी, तो उसके लिए आपको MS वर्ड मिल गया, ठीक है। अगर हमको मान लीजिए कि कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो कैलकुलेशन के लिए उन्होंने एक अलग सॉफ्टवेयर दे दिया जहाँ पे आपको अपना जो है जैसे बैलेंस शीट भी बनानी है और कैलकुलेशन मैथ्स के करने या इस तरह से, ठीक है, ये हो गया। और ऐसे ही अगर मान लीजिए हमको डेटाबेस क्रिएट करना है, तो उन्होंने क्या किया, इस तरह से आपकी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स है छोटी छोटी, उनके लिए उन्होंने एक पूरा एक पैकेज दे दिया जिसके अंदर आपके बहुत सारे सॉफ्टवेयर पड़े और हम उनको यूज़ कर लेते हैं। तो जब हम अपने कंप्यूटर में अपना ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के बाद हम MS ऑफिस भी इंस्टॉल करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल करते हैं, और उसमें आपके MS वर्ड, एक्सेल, ये सारे सॉफ्टवेयर आ जाते हैं। तो ये सारे के सारे जो सॉफ्टवेयर है ये आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में ही आते हैं। आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में तो बहुत सारे आपके सॉफ्टवेयर दिए, इस पैकेज में बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, पर हम लोगों को मेनली जो है वो 3 सॉफ्टवेयर ही पढ़ने हैं, ठीक है। अब आपका आता है कि ये MS वर्ड जो है वो क्या क्या काम करता है। MS वर्ड जो होता है, MS वर्ड एक सॉफ्टवेयर है, इसके जो प्रीवियस वर्जन थे, जो पहले थे, वर्ड 4 था, अभी आप लोग जैसे नोट पैड में भी काम करते हैं, तो नोट पैड भी आपका ये जस्ट लाइक जो है वो, मतलब इसमें भी टाइपिंग वाइपिंग कर सकते हैं, पर इसमें फैसिलिटीज़ बहुत कम होती हैं, ठीक है। MS वर्ड में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, एक तो डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं, यानी कि हम लोग कोई भी हम लोग टाइपिंग कर सकते हैं, यानी कि हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, हम लोग इसमें टाइपिंग कर सकते हैं। टाइपिंग के अलावा अब हम लोग सेकंड काम इसमें एडिटिंग कर सकते हैं। टाइप करने का मतलब हमने टाइपिंग कर ली, अगर मान लीजिए इसमें कोई चेंजेस आ रहा है, ठीक है, कहीं कोई चेंज करना है, तो एडिटिंग का मतलब ये होता है कि आप उसमें कोई संशोधन कर सकते हैं, ठीक है। तो एडिटिंग कर सकते हैं उसमें हम लोग, और उसमें हम लोग फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है कि उसको आप चाहें जैसे उसमें फॉन्ट की कलर चेंज कर सकते हैं, जैसे आप लोग जब क्वेश्चन आंसर्स लिखते हैं तो उसमें हेडिंग आपने ब्लैक पेन से या ब्लू पेन से ली, तो ये जो चीज़ होती है, मतलब क्वेश्चन आंसर्स या जो भी आप वर्क करें उसको जो सुंदर तरीके से सजाना संवारना, ये फॉर्मेटिंग। तो आपका उसमें क्या कोई टेक्स्ट है उसको चाहते हैं सेंटर में आ जाए, ठीक है, या जैसे अभी हम लोग 1 2 3 हेडिंग ना डाल के इस तरह से मैं एरो बना के ये कर लूँ, ये पॉइंट्स में हेडिंग में डाल के कर लें, या ये आपको इस तरह से बुलेट्स आ जाए,
या इस तरह से स्टार बन के आ रहे हैं, तो ये होता है फॉर्मेटिंग में, ये सारी चीजें आती हैं। एडिटिंग में क्या हुआ कि कोई हम करेक्शन करके कोई चेंजेस कर सकते हैं। टाइपिंग माने सिंपल टाइपिंग, और इसमें एक चीज आप इसमें प्रिंटिंग, यानी कि जो भी डेटा आपने टाइप किया है आप उसको प्रिंट भी कर सकते हो। तो इतने सारे काम हम लोग MS वर्ड में कर सकते हैं। आप उसमें कोई पिक्चर इंसर्ट कर सकते हो। सपोज मान लीजिए कि आपका अभी मान लीजिए बायो का ही या हमारा ये कंप्यूटर का ही है, हमें कंप्यूटर के कोई पार्ट है, हमें कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस, सपोज हमें कीबोर्ड के बारे में आपको बताना है या आपको कीबोर्ड के बारे में लिखना है। तो जैसे आप लोग क्या करते हैं, इंटरलीफ कॉपी यूज करिए, आपने इस तरफ जो है जो प्लेन पेपर उधर आपने कीबोर्ड की एक पिक्चर लगाई और इधर आपने कीबोर्ड के बारे में लिखा। कंप्यूटर में हम लोग क्या करेंगे, एक कीबोर्ड की पिक्चर हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं, यानी कि आप उसमें कोई पिक्चर कोई इमेज जो है वो आप उसमें इंसर्ट भी कर सकते हो। तो ये सारी फैसिलिटीज आपको MS वर्ड में मिलती हैं, जिसको हम लोग कहते हैं आप उसमें डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हो। उसके बाद सेकेंड पॉइंट आता है ये एक्सेल का यूज क्या है। एक्सेल जो है वो आपका बहुत ही पावरफुल जो है, ये आपका एक्सेल जो है वो आपका एक पावरफुल जो है वो टूल है। ये क्या है आपका, एक पावरफुल टूल है फॉर कैलकुलेशन। ये जनरली जितने भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए इससे बेस्ट कोई है ही नहीं। आप ऐसे समझ लो कि कैलकुलेशन के लिए आपका एक्सेल यूज होता है। तो एक्सेल में आपकी मेन 3 चीजें सिर्फ ये कैलकुलेशन के लिए यूज नहीं है। पहला चीज तो ये गणितीय क्रियाएं करने के लिए, जिसको कि हम लोग कैलकुलेशन बोल रहे हैं। दूसरा, इसमें हम लोग ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। ये ग्राफ्स के लिए होता है। तो ग्राफ क्या चीज होती है, यहाँ पे ग्राफ का मतलब जो हम लोग सपोज जैसे मान लीजिए कि आपकी क्लास में आप लोग का हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, फिजिक्स 8 सब्जेक्ट्स आप लोग पढ़ रहे हैं। तो अगर हमको ये देखना है, कंपेयर करना है कि किस सब्जेक्ट का रिजल्ट सबसे ज्यादा गया है, तो आपका ये जो ग्राफ है वो इस तरह से बनता है। ये इस तरह से आपका ग्राफ बनता है, ये ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यानी कि हम इसमें चार्ट बना सकते हैं। इसको ग्राफ की जगह अगर आप लोग ये बोलते हैं कैलकुलेशन, और एक इसमें हम लोग चार्ट क्रिएट कर सकते हैं, चार्ट बना सकते हैं। वो किस लिए, कंपैरिजन करने के लिए, तुलना करने के लिए। उसके अलावा इसका तीसरा एक और फंक्शन है, इसमें हम लोग डेटाबेस भी क्रिएट कर सकते हैं। थर्ड फंक्शन इसमें क्या है, हम लोग इसमें डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि हम लोग डेटाबेस बना सकते हैं। वो डेटाबेस क्या चीज होती है, सपोज मान लीजिए आपकी क्लास में, आपकी क्लास के जो मार्क्स हैं, या आपका 40 स्टूडेंट्स अगर हमारी क्लास में पढ़े तो 40 स्टूडेंट के नेम, फादर नेम, उनका बच्चों का रोल नंबर, फोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, तो ये पूरी सॉरी ये पूरी डिटेल जो है वो तो बच्चों आपको ये तो पता चल गया डेटाबेस हम लोग किस लिए क्रिएट करें। तो इस तरह से जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है, जो लिस्ट हम लोग जैसे बनाते हैं, तो वो कंप्यूटर में उसको डेटाबेस कहते हैं, तो वो आप क्रिएट कर सकते हो। तो यानी कि एक्सेल जो है वो आपका मेनली 3 चीजों के लिए यूज होता है, कैलकुलेशन, चार्ट क्रिएट करने के लिए और डेटाबेस क्रिएट करने के लिए, ठीक है। एक्सेल के जो प्रीवियस वर्जन थे, यानी कि जो इसके पहले जो वर्जन आपके आए थे, वो आपके वर्जन इस तरह से थे, लोटस, क्योंकि ये आपका पूछा जा सकता है, आपकी बुक में भी दिया है, ये लोटस 1, 2, 3, ये आपका एक्सेल का पहला वर्जन, मतलब लोटस के बाद आपका जो एडवांस वर्जन आया था वो एक्सेल ही आया था, ठीक है। तो ये जो लोटस 1, 2, 3 है, इसमें 1, 2, 3, ये 3 जो नाम जो दिया है वो ये नहीं कि लोटस 1 था, फिर उसके लोटस 2 डेवलप हुआ, फिर लोटस 3, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये लोटस में जो 1, 2, 3 दिया है, ये 3 इसीलिए दिया है कि इट हैज 3 प्रॉपर्टीज, क्योंकि इसमें जो है वो आपकी 3 प्रॉपर्टीज हैं, और वो 3 प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं, कैलकुलेशन, चार्ट एंड डेटाबेस। क्लियर है बच्चों। उसके बाद अब आपका आता है, थर्ड आपका आता है कि ये आपका जो डेटाबेस, ये MS एक्सेस क्या चीज है, ठीक है। MS एक्सेस आपका क्या है, MS एक्सेस में क्या होता है, MS एक्सेस मेनली जो है वो आपका डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए, ये भी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने ही डेवलप किया है, और ये मेनली जो है वो आपका डेटाबेस क्रिएट करने के लिए है, ठीक है। ये डेटाबेस को क्रिएट भी करता है और डेटाबेस को पूरा ऑर्गेनाइज भी करता है। ये नहीं होगा, ऑर्गेनाइज का मतलब क्या, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं DBMS, इसको हम लोग बोलते हैं ये DBMS सॉफ्टवेयर है,
DBMS सॉफ्टवेयर का मतलब क्या हुआ? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसका फुल फॉर्म बच्चों ये आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा, डेटाबेस मैनेजमेंट, ये आपका है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि एक ऐसा कंप्यूटराइज सिस्टम जो कि आपके पूरे डेटा को, पूरा जो भी आपने उसमें डेटा या रिकॉर्ड डाले, रिकॉर्ड को मेंटेन करे, उनको ऑर्गेनाइज करता है। ठीक है, तो पहला तो ये क्रिएट करने का इसका वर्क हो गया। अब उसके बाद इसका दूसरा वर्क क्या होता है? ये क्वेरी भी करता है, क्वेरी जनरेट करता है। क्वेरी जनरेट करने का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए आपने एक डेटाबेस क्रिएट किया है जिसमें आपने स्टूडेंट का रोल नंबर ले लिया है, ठीक है, उसका SR नंबर ले लिया है, बच्चे का नेम ले लिया, उसका फादर नेम ले लिया, और आपने उनकी डेट ऑफ बर्थ और उनका फोन नंबर, ये इतनी इंफॉर्मेशन ले ली। लेकिन हमको इसमें से सिर्फ हमको जो लिस्ट चाहिए वो हमको ये चाहिए कि बच्चे का रोल नंबर आ जाए, उसका SR नंबर आ जाए और उसका नेम आ जाए। हमें सिर्फ ये लिस्ट चाहिए। 1 2 3 4 5 6 हमने फील्ड जनरेट करी और उसमें से हमको सिर्फ 3 चाहिए। तो ये होता है आपका क्वेरी। यानी कि क्वेरी में क्या हो गया कि जो हमारी रिक्वायरमेंट है, हमारी आवश्यकता के अनुसार जो है वो हमको रिजल्ट डिस्प्ले करे। ठीक है, तो ये क्वेरी भी जनरेट करता है। उसके अलावा इसमें और वो क्या काम करता है कि आप इसमें रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, रिपोर्ट हम लोग इसमें रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। तो 3 तो इसके मेन वर्क हो गए कि डेटाबेस हो गया, क्वेरी हो गया और रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। उसके अलावा जो भी हमारा डेटा है उसको हम लोग असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हम लोग देख सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि उसको मतलब वो अनसिस्टमैटिक वे से डेटा को नहीं डिस्प्ले करेगा, वो डेटा को पूरा सिस्टमैटिक वे से, यानी कि अगर हम चाहें कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में या आपका असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स में डिस्प्ले करे तो वो उस तरह से भी डिस्प्ले करता है। तो बच्चों ये तो आपका आज ये हो गया कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हमारे कौन कौन से सॉफ्टवेयर या एग्जाम्पल्स जो है वो कौन कौन से और उनका यूज क्या है। एक टॉपिक आपका इसमें ये आपका और बचता है जिसको ये लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, एंटीवायरस क्या होता है। ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में नहीं आता है एंटीवायरस, आपका ये आएगा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में। ठीक है, तो ये अब आपका हो गया एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? पहले तो आपको ये वायरस पता होना चाहिए कि क्या होता है। वायरस हमने पहले बताया कंप्यूटर में जो भी चीज हमारी जा रही है वो सब की सब सॉफ्टवेयर के फॉर्म में ही होती है। ठीक है, तो वायरस क्या है, इस समय हम लोग सब लोग वायरस से तो बहुत ही अच्छे से अवेयर हो चुके हैं। वायरस जनरली हमको विदाउट इन्फॉर्मेशन ही आता है, जैसे कि आपके घर में इस समय कोरोना का जो पूरे वर्ल्ड में बहुत जबरदस्त प्रकोप है। ठीक है, तो वायरस क्या होते हैं? वायरस आपके ऐसे प्रोग्राम हैं जो हमारे कंप्यूटर में विदाउट हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो एंट्री करते हैं। पहली चीज ये हमारी विदाउट इंफॉर्मेशन हमारे कंप्यूटर में एंट्री करते हैं। दूसरी चीज क्या करता है वायरस, क्या करता है वायरस? हमारे कंप्यूटर को खराब कर देता है। वो किस तरह से? उसकी हार्ड डिस्क को करप्ट करेगा या जो हमारा डेटा है उसको करप्ट कर सकता है। ठीक है, या हमारी इंफॉर्मेशन हमने लिखा कुछ है वो उसको कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरह से ये वायरस जो है वो हमारे सिस्टम को, हमारे कंप्यूटर को और हमारी इंफॉर्मेशंस को जो है वो डिस्टर्ब करता है। दूसरा क्या करता है, ये हमारे जो प्रोसेसिंग स्पीड होती है यानी कि कंप्यूटर की जो कार्य करने की गति है उसको भी ये कम कर देता है। अब आपका बात आती है कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एक तरह से यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको हम लोग सर्विस सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। ठीक है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में क्या करता है, कंप्यूटर में आपको पहले से ये, अगर आपके कंप्यूटर में वायरस है तो जैसे ही हम लोग सिस्टम ऑन करते हैं तो एंटीवायरस भी एक्टिवेट हो जाता है। वो आपके सिस्टम कंप्यूटर में पूरे जितनी भी जहाँ फाइल है, जो हार्ड डिस्क है, मेमोरी जो भी है उन सबको वो चेक करता है और आपको इन्फॉर्मेशन दे देता है पहले से ही कि आपके सिस्टम में वायरस है। यानी कि वो स्कैनिंग करके आपके सिस्टम में वायरस को आपको बता देगा कि वायरस है। अगर वो रिमूव कर सकता है उन वायरस को तो वो वायरस को रिमूव भी करता है। तो वो 2 चीजें आपके एंटीवायरस 2 काम करता है। एक तो आपको स्कैन करके आपको आपके
आपके कंप्यूटर में वायरस प्रेजेंट है कि नहीं वो इसकी इंफॉर्मेशन देता है और वायरस को डिलीट भी करता है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।